नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपका राज्य में खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर यूपी के बरेली की है, जहां गौशालाओं में 18 करोड़ का चारा घोटाला सामने आया। वहीं सरकार की मंशा पर अफसरों का भ्रष्टाचार भी भारी पड़ गया, जहां योगी सरकार गौवंश संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। तो वहीं जनपद बरेली में 15 विकास खंडों की 180 गौशालाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। बता दें कि पशुओं को सिर्फ नाम का चारा मिला और अधिकारियों ने करोड़ों रुपए डकार लिए। गौरतलब है कि हर साल 18 करोड़ का चूना लग रहा था और 15 खंड विकास अधिकारी चुपचाप अपनी जेबें भर रहे थे। वहीं मीडिया के सवालों पर सीवीओ ने कहा कि जिनके नंबर सेव हैं उन्हीं से बात करेंगे। तो वहीं अब सवाल ये है कि क्या इस 18 करोड़ के चारा घोटाले में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या फिर फाइलों में ही पूरा मामला दफन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सूबे 18 मंडलों में समीक्षा के लिए आया हुआ है। आज हम बरेली मंडल की समीक्षा के लिए आए हुए हैं। इसके पहले अयोध्या मंडल, गोरखपुर, बांदा, झांसी, आगरा, मुरादाबाद की बैठक को निपटाने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर सवेरे हम लोगों ने अभी गौशाला का निरीक्षण किया, कुछ गौ सेवा से जुड़े उद्यमियों को देखा। यहाँ पर सामान्यतः फैट और SNF के आधार पर गाय का दूध 37-38 रुपये बिकता है, लेकिन अभी हम एक ऐसे उद्यमी के पास हो गया है जो लगभग 6-6.5 कुंतल गाय का दूध 60 से 65 रुपये लीटर खरीद रहा है और वो अपने प्रोडक्ट बना रहा है और वो बेचने का काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं गाय का दूध भैंस के दूध से महंगा बिके, गोबर बिके, गौमूत्र बिके, गौ आधारित प्राकृतिक खेती हो, खेती आधारित कुटीर उद्योग हो। तो आज जो गाय हमारे उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ गाय हैं और किसानों की संख्या 2 करोड़ 86 लाख है। हर किसान गाय को पालने के लिए आगे आए और गाय या बैल से प्राप्त होने वाला प्रतिदिन का 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर से वो जीवामृत बनाए, प्राकृतिक खेती करे और बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से गौवंश की तस्करी को रोका गया है, गाय के कत्लखानों को बंद किया गया है। और इसके पहले जिनकी सरकार थी उनको गाय से बदबू आती थी, गौशाला से बदबू आती थी, इसलिए उनके राज्य में खुलेआम गौवंश की तस्करी होती थी। पूज्य योगी जी की सरकार समर्पित है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को थाली में जहर मुक्त भोजन देने के लिए और उनको अच्छा भोजन मिले, केमिकल फ्री भोजन मिले, घर घर में बायोगैस लगे। इसको लेके हम लोग आज गौवंश को लेकर जो भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग जो गौशाला में, उसके लिए क्या कहना है आपको? देखिए, आप मुझे जो जो भी बताएंगे, रिपोर्ट देंगे, आप पत्रकार हैं और आपके संज्ञान में पूरा जिला रहता है। जो जो आप हमको बताएंगे, हम आयोग की हमारी पूरी टीम इसलिए आई है कि आपके उन चीज़ों को चिन्हित करके यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौवंश की सुरक्षा को लेकर सर क्या आयोग क्या कुछ पहल करेगा? देखिए, गौवंश की सुरक्षा के लिए तो अब सरकार समर्पित है। सारा देश जान रहा है कि योगी जी के राज्य में गौवंश की रक्षा हो रही है। ये तो सर्वविदित है। योगी जी ने समाज की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा, और यहाँ गौवंश ही नहीं, गाय, पेड़, पशु, पक्षी, प्राणी, जीव जगत, संपूर्ण प्रकृति की रक्षा के लिए समर्पित है हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। केवल गाय के लिए नहीं, केवल मानव जाति के नहीं है, संपूर्ण प्रकृति के लिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जमाने में हम लोगों का जन्म हुआ जब हमको प्रदेश का मुखिया योगी जी जैसे संत मिले और देश का मुखिया पूज्य नरेंद्र मोदी जैसा हमको प्रधानमंत्री मिला। थैंक यू सो मच। यूपी के अमरोहा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई। वहीं मौके से ग्रामीणों ने रंगे हाथों आरोपी को पकड़ लिया। बता दें कि थाना बछराऊ के लखमिया गांव में युवक निजामुद्दीन को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पिटाई के बाद दिए गए बयान में निजामुद्दीन ने स्वीकार किया कि वो लड़की को बेचने ले जा रहा था और ये सब उसे मदरसे के मौलाना ने सिखाया। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने कहा कि वीडियो की जांच करवाई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर अपहरण का केस दर्ज किया गया है। इधर बजरंग दल ने थाने पर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कथित मौलाना की पहचान उजागर करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि अन्य आरोपी नहीं पकड़े गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। मामला यह है कि वो खाद गुजर का एक मुस्लिम युवक था। वो लगातार वो पशु मतलब डोर डॉक्टरी का काम करता है और ये आए दिन हम हिंदुओं को बार बार जगाने का प्रयास करते हैं कि इनसे कोई भी सामान लेना, कोई काम कराना, ये हिंदू के लिए बहुत हानिकारक है। सब लोग, लेकिन बहुत सारे लोग समझते भी हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो ये चीज आए दिन सामने आती रहती है और सबके सामने वीडियो में आया कि वो उसने स्वीकारा कि किसी मदरसे से पढ़ के वो आया और उसने ये सब किसी मदरसे मुल्ला के कहने पे किया। और वो 5 लोग कौन है, पुलिस की चिंता करने का विषय है कि वो 5 लोग कौन उसके साथ थे। हाल तो पुलिस को अब तक पकड़ लेना चाहिए था। अगर नहीं पकड़ती पुलिस तो बजरंग दल फिर से
यहाँ आने का, सड़क पर आने का काम करेगा। यही हमारा सरकार से, पुलिस से मांगे कि जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं होती तो फिर बजरंग दल अपने हिसाब से देखेगा। मुफ्ती मौलवी तो लगातार ही पूरे देश भर में कर ही रहे हैं, बहुत बड़ा एजेंडा इनका चल रहा है। इन्हें विदेश से फंडिंग होती है, इनका काम है सिर्फ हिंदू लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, बच्चे पैदा करना। आए दिन आपको के खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, मदरसा कार्रवाई होनी चाहिए। पहले वो तो जांच में पता चले मदरसा है कहाँ का, फिर वो मदरसे पूरे जिले के, एक मदरसा नहीं, पूरे जिले के मदरसों की जांच होनी चाहिए, और इन्हें बैन होना चाहिए मदरसा। ये बछराव थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लखमिया की मंडईयो, तो वहाँ का एक हमने हिंदू समाज की बेटी है, एक जिहादी उसको जबरदस्ती उसको अपहरण करके लेके जाना चाहता था। ग्रामीणों ने रात को उसको 2 बजे पकड़ा। पकड़ने के बाद मामला संज्ञान में आया कि उसके 4-5 लोग उसके दोस्त और साथ में थे, वो उसको छोड़ के भाग गए। ग्रामीणों ने उसको पकड़ा और पुलिस को सौंपा है। और इसमें एक मुद्दा और सामने आता है कि जब उस जिहादी को पकड़ा तो उन्होंने एक मौलाना का नाम लिया, एक मदरसे का नाम लिया। मेरी पुलिस कप्तान महोदय से और डीएम महोदय से ये मांग है कि वो जिहादी मौलाना कौन है और मदरसा कहाँ का है, जिसके अंदर ऐसी शिक्षा दी जा रही है, जिसके अंदर समाज को तोड़ने की भावनाओं के प्रति इन जिहादियों को तैयार किया जा रहा है। और ये बिल्कुल भी बजरंग दल इसको बिल्कुल ही नहीं होने देगा। और बजरंग दल पहले से ही और संघ परिवार ही पहले से कहता आया है कि मदरसे के अंदर कोई शिक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ वहाँ जिहाद पनपता है। बजरंग दल इसको बिल्कुल भी नहीं होने देगा। उस जिहादी को मैं पुलिस कप्तान से मांग करता हूँ, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। और जो मुल्ला मौलवी और मदरसे के अंदर उनको पढ़ाकर इस तरीके की उनको शिक्षा देते हैं कि हिंदू बहन बेटियों को फंसाना, हिंदू बहन बेटियों के गर्भ में अपना बच्चा पैदा करना, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाना, ये बिल्कुल भी बजरंग दल बिल्कुल भी नहीं होने देगा। बहन बेटियों के बीच में और इन जिहादियों के बीच में बजरंग दल दीवार की बनकर खड़ा है। और कि जिस भाषा में ये जिहादी समझेंगे, बजरंग दल उस भाषा में समझाएगा। हम बिल्कुल भी हिंदू समाज की बहन बेटियों को ना अपहरण होने देंगे, ना उनको उनके मुसलमानों को उनको साथ जाने देंगे, ना उनको हम 36 टुकड़ों में कटने देंगे, ना उनको हम किसी फ्रीज के अंदर कट के बाद उसके फ्रीज के अंदर रखने देंगे। ये भी बजरंग दल बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये आज प्रातः एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जो ग्राम लखमिया थाना बछरायों से संबंधित है, जिसमें गांव के निवासी प्रदीप, इनकी नाबालिग पुत्री, उसको निजामुद्दीन सन ऑफ रईसुद्दीन नाम का व्यक्ति जो जानवरों के इलाज का काम करता है, अतः उसको भगा कर ले जा रहा था। ग्रामीणों ने उसको गांव में पकड़ लिया, उसके साथ कुछ मारपीट हुई। इसमें वादी प्रदीप की ओर से थाना बछरायों पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, 165/25, जो 137(2) 87 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त मौके पर ही इसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में ये बताया कि इसके साथ वहाँ मारपीट हुई थी, जबकि वादी के घर पिछले 4-5 महीने से इसका आना जाना था और इसके वहाँ पर प्रेम संबंध हुए थे। और आज ये जो लड़की है उसके साथ गांव से भागने की फिराक में था। उसी समय इसके साथ ग्रामीणों ने मारपीट की और इसी डर से इसने कुछ जो बयान दिए थे उस संबंध में अभी और भी गहराई से जांच की जा रही है और इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो संपन्न की जा रही है। यूपी के आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहौर गांव में 2 वर्गों के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक वर्ग के परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी है। गांव के कई घरों पर मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लग चुके हैं। आरोप है कि अल्पसंख्यक वर्ग के करीब 40 परिवारों को पूजा, शादी विवाह और डीजे बजाने तक से रोका जाता है। गौरतलब है कि 3 जून को बारात में छेड़खानी के आरोप में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें 8 लोग घायल हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है और हम डर के साए में जी रहे हैं। मामले पर एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने कहा कि गांव में सभी लोग मौजूद हैं, पर्याप्त फोर्स तैनात है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। घटना की जांच जारी है और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हिंदू परिवार हमारा घर बिकाऊ है, छोटा पूरा बमौर मुबारकपुर आजमगढ़, जो कि आप देख सकते हैं घर पे पूरा लगा दिए हैं। ये पूरे मुस्लिमों द्वारा डर का माहौल बना हुआ है। तो आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि हाल ही में हुई घटना हमारे चाचा की शादी थी, जिसमें लावा और परछन के दौरान कुछ महिलाएं और बच्चों के साथ झगड़ा हुआ। वो लोग गए थे लावा और परछन के दौरान, वो लोग वीडियो बना रहे थे जिसमें औरतें मना की, तो वो लोग माने नहीं और फिर उधर से बचा के आया गया, जिसमें अब आते हुए रास्ते में मुस्लिमों द्वारा लाठे और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 2 बच्चे घायल हुए। एक हमारे घर की बहन थी, वो मौके पर ही बेहोश हो गई।
आए रिश्तेदार, वो भी मौके पर बेहोश हो गया था, इसलिए डर का माहौल बना हुआ है। हमारे बहादुर कन्नौजिया गुर्जर परिमंडल अध्यक्ष के महामंत्री, मैं अवगत करा देना चाहता हूँ सभी पदाधिकारियों से कि इस पे संज्ञान लेने की सख्त ही जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही डर का माहौल बना हुआ है। धन्यवाद। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर थाना मुबारकपुर के ग्राम बघौर में एक समुदाय के कुछ लोगों का पलायन की खबर चलाई जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि गांव में सभी लोग आवासित हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं। गांव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का व्यवस्थापन है, पूरी तरह से शांति और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में 3 तारीख को 2 समुदायों के मध्य मारपीट की जो घटना घटित हुई थी, उसमें जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, इसमें नामजद और जो अज्ञात लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। विवेचना प्रचलित है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गांव का भ्रमण किया गया है, खुद पेट्रोलिंग की गई है। पूरी तरह से शांति और सुरक्षा विद्यमान है। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है, जहां श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मांग की है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वृंदावन का विकास सनातनी भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, सेवा पूजा की परंपरा में कोई बदलाव ना हो और ब्रिज क्षेत्र को मांस मंदिरा से पुनर्मुक्त किया जाए। देवकी नंदन जी महाराज ने आगे कहा कि क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी हमारे वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। हम ध्यान चाहेंगे आपका सभी का। अभी वृंदावन में कॉरिडोर की, बांके बिहारी की कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कई समाज ऐसा है जो नहीं चाहता। अब काफी लोग हमसे कह रहे हैं कि आपका मानना क्या है। हमारा मानना, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो कांड हुआ उसके बाद स्पष्ट हो गया कि कोई भी मंदिर सरकार के अंडर नहीं होना चाहिए। कोई भी मंदिर, किसी भी मंदिर में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंदिर के बाहर आने वाले यात्रियों की व्यवस्था सरकार और प्रशासन दोनों को ही सुनिश्चित करनी चाहिए। ये उसकी दायित्व है। अब आप कहेंगे कैसे, हम बता देते हैं ऐसे। जब भी नमाज पढ़ी जाती है तो प्रशासन सड़क पे, कई जगह पे प्रशासन सड़क पे उनसे नमाज अदा करवाता है और बाकी के ट्रैफिक को इधर उधर डाइवर्ट कर देता है। तो जब उन्हें नमाज सड़क पे पढ़वाने में प्रशासन लग जाता है तो बांके बिहारी और अन्य मंदिरों में दर्शन कराने में प्रशासन सहयोग क्यों नहीं करेगा। हां, रास्ता चौड़ा हो जाए, रास्ता चौड़ा हो, गलियारे चौड़े हो, प्रधान मार्ग चौड़ा हो, आने वाले वृंदावन में हमारे आचार्यगण पैरों में पादुका नहीं पहनते थे। जब वृंदावन में आते थे दूर से पैदल, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर बिहारी जी से, वहीं पादुका उतारते थे, वहां से पैदल आते थे। और आज वीआईपीओं की ऐसी लाइन लगी है, सब यही चाहते हैं कि बिहारी जी के मंदिर के दरवाजे पे हमारी गाड़ी रुके। ये क्यों, किस लिए? आप अगर भगवान का दर्शन करने जा रहे हो तो शास्त्रीय विधान है, आपको अपने पैरों से जूते उतारकर, गाड़ी छोड़कर, रथ छोड़कर पैदल जाना चाहिए। कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए।
आधा किलोमीटर तो पैदल चलो। आप भगवान से मिलने जा रहे हो, उनका दर्शन करने जा रहे हो। तो अगर हमारी समझ आप हमसे पूछेंगे, हमने 27 जनवरी को हमारी समझ पूरी स्पष्ट की है। यूपी के मथुरा की महावन तहसील से खबर सामने आई है, जहां महावन तहसील में किसानों का आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि भ्रष्टाचार और 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों किसान, पुरुष और महिला धरने पर बैठ गए, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने तहसील कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि दाखिल, खारिज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र जैसे कामों के बदले उनसे अवैध वसूली की जाती है, फिर भी काम नहीं होता। इस दौरान बिजली की जर्जर लाइनें, चकमार्गों पर अतिक्रमण और सिंचाई की समस्या भी किसानों की मुख्य मांगों में शामिल रही। मामले को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे एसडीओ और विद्युत विभाग के अफसरों ने 1 सप्ताह में समाधान का भरोसा दिया। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी कंचन गुप्ता ने किसानों की मांगे सुनी और भ्रष्ट कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। किसान यूनियन के लोग आए हुए थे यहाँ पर और उनके द्वारा एक ज्ञापन हमें सौंपा गया है, जिसमें 15 बिंदु थे। 15 बिंदु में प्रथम जो बिंदु उनका था वो था विद्युत को लेकर के। विद्युत की जो भी समस्याएं हैं, चाहे लूज तार की समस्या हो, बिजली न आने की समस्या हो, कहीं ट्रांसफार्मर की समस्या हो, बिंदुवार उन्होंने बताया। और बिजली की समस्या के लिए हमारे एक्सएम विद्युत साहब वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने बिंदुवार बताया कि कैसे समस्या का समाधान करेंगे। दूसरी समस्या किसानों की सिंचाई को लेकर थी, तो एसडीओ सिंचाई वहाँ पर उपलब्ध थे। उन्होंने बताया कि नहरों की जो सफाई का काम है वो बिल्कुल रोस्टर वाइज कराया जाएगा और 10 दिन में उन्होंने कहा है कि वो नालों की सफाई प्रकार पूर्ण करा देंगे। तीसरी समस्या उनकी खतौनी में जो अशुद्धियाँ हुई हैं, जो कमियाँ आ गई हैं, उसको शुद्ध कराने को लेकर के था, ताकि खतौनी को ठीक कराई जाए। अंश निर्धारण को लेकर के था। और दाखिल खारिज में जो समस्याएं हैं, 3 समस्याएं तहसील से संबंधित थी। इसके लिए तहसीलदार साहब को निर्देशित किया गया। हमारे दोनों नायब वहाँ पर उपस्थित थे, उनको निर्देशित किया गया है कि वो लेखपालों की और कानूनगों की समीक्षा करें कि कौन ऐसा काम कर रहे हैं, कौन परेशान कर रहे हैं। एकदम RC9 का समयबद्ध निस्तारण होना शासन की भी प्राथमिकता में है और हमें करना भी है। उसके अलावा भी अगर कहीं से भी किसी को परेशान किया जा रहा है तो उसकी समीक्षा की जाए, बैठक की जाए। मैम, दो लेखपालों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, क्या है? हाँ, आरोप जरूर उन पर लगे हैं। उनका हम लोग जांच करवाएंगे। मैंने तहसीलदार को बोला है कि उसकी जांच करके मुझे रिपोर्ट सौंपे। जैसे जांच रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। भ्रष्टाचार के उसमें ये धरना दिया गया और एक लेखपाल जो है रवि यादव, उसकी शिकायत आई तो तहसीलदार साहब ने 2 दिन का समय दिया है। तहसीलदार साहब ने उसके 15,000 रुपये उसने दिए थे। इसके बच्चा उसके माँ बाप ने नहीं थे, सोचा नहीं थे, तो 15,000 रुपये हिसाब से वो लेखपाल है, उसने पैसे वापस हुए और उसका काम भी होगा। 1 हफ्ते का समय दिया है। विभाग के सभी अधिकारी के साथ में वार्ता होगी और सिंचाई विभाग के SDO आए थे, एक्सीएन साहब जो है उसके आए थे हाडल के, उन्होंने अपनी समस्या बताई है और समाधान भी किया है। 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी है तो तहसील का तालाबंदी होगी, अनिश्चितकालीन धरना होगा तहसील पर और ये सभी अधिकारी कर्मचारियों के पंखे AC सब काट दिए जाएंगे। जो प्रशासन है उसकी भ्रष्टाचार को लेकर के ये मांग उठ रही थी पूरे क्षेत्र में। यहाँ का जो प्रशासन है वो इतना भ्रष्ट है कि खुलेआम रिश्वत मांग रहा है। हमारे संगठन के पदाधिकारियों के काम नहीं हो रहे हैं। बैनामा जो हमारे माता पिता खत्म हो गए, उनके बैनामा बच्चे के नाम पे आने के 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं और 6-6 महीने 1-1 साल घुमा रहे हैं। बताओ किसानों की कैसी मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या बिजली की है, पानी की है। आपकी समस्या जो ये गंगा जल परियोजना में किसानों के घरंजे भरे पड़े, अभी तक कहीं कोई काम चालू नहीं है, फार्गे डाल दिए हैं। लाइट की सबसे बड़ी समस्या है, गर्मी में किसान को पूरी लाइट चाहिए, पूरी लाइट नहीं मिल पा रही है। किसान सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने आज अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। 1 घंटे का समय प्रशासन को दिया है। जिले के सक्षम अधिकारी, जिलाधिकारी या ADM नहीं आएंगे तब तक कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद पूरा प्रशासन अंदर होगा और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के सिपाही गेट को ताला बंद करके बाहर बैठने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूर्ण होने के अवसर पर धार में बीजेपी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में 11 साल की उपलब्धि को बताया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित बीजेपी के
अन्य बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्य को बताया। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने काम किया और देश को आत्मनिर्भर बनाया है। जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, नारी शक्ति, युवा शक्ति, जो समाज का सबसे पीछे, सबसे नीचे, गरीब और मेरा अन्नदाता, इन चारों का फोकस है। ये हमारा संकल्प है और सबसे ज़्यादा मोदी जी का संकल्प है राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है, राष्ट्र के समग्र सभी वर्गों का विकास हो, हर तबके का विकास हो। बिहार के दरभंगा से खबर है, जहां सीमा सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा की पावन धरती पर बिहार के राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पहुंचे, जहां उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है, साथ ही नागरिक के अंदर उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के पश्चात राज्यपाल द्वारा काफी संख्या में रिटायर्ड सैनिकों को सम्मानित किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री जोराराम कुमावत ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियों जैसे उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और धारा 370 हटाए जाने को सराहा। मंत्री ने कहा कि अब देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस मौके पर विशेष रूप से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कमजोर पड़ जाता है, लेकिन एक बात है, सरकार किसी को बचाने का काम नहीं करती। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में बेईमान लोगों के विरोध में, महिला अत्याचार करने वालों के विरोध में निश्चित रूप से सरकार। हम वही कह रहे हैं कि जब चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे अधिकारी जो 164 के बयान महत्वपूर्ण होते हैं, उन बयानों को न्यायालय में और उच्च न्यायालय में पेश नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी अब तक उनको यहाँ बिठा रखा है चित्तौड़ में, उनको किसकी हमारी संज्ञान में जब आएगा ऐसी और बात आती है तो निश्चित रूप से हम इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके यदि सरकार की तरफ से कोई कमी रही है तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन एविडेंस, कई बार एविडेंस भी नट जाते हैं, एविडेंस भी सर एविडेंस पेश ही नहीं कर रही है पुलिस, एजेंसियां एविडेंस कोर्ट में नहीं ले जा रही है, सीधे सरकार के एजेंसी है। सर एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान अगर 121 पेज की रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? डबल एजी किसने बिठा रखा है? राजस्थान सरकार ने बिठा रखा है। आपकी जो बातें हैं वो मेरी संज्ञान में आई है, तो इसको पता है, इनसे पूछ लो ना, सारा पता है। आगे करेंगे। उसी बजरी माफिया को जाल खत्म करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और ये 5 साल से जो बजरी माफिया का जाल पनपा हुआ था, उस बजरी माफिया के जाल को खत्म करने में पूरी तरह से सरकार प्रयासरत है और जल्दी ही जाल को पूरी तरह से नई नीतियाँ आवंटित करके हम इसको पूरा खत्म करें। सर अभी आपने महिला सशक्तिकरण की बात की। चित्तौड़गढ़ जिले में एक ऐसा प्रकरण सामने आता है कि कांग्रेस के नेता के विरुद्ध एक महिला मुकदमा दर्ज कराती है और उसके 164 के बयान पुलिस कोर्ट में पेश नहीं करती है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोनों मामलों में सरकार ने दोनों को बचा लिया। 164 दोषियों को कभी नहीं बचाती। देखो, या तो एविडेंस में कोई कमी रहती है या कहीं न कहीं है ना गवाह में कोई कमी रहती है, कोई कार्रवाई में कोई कमी रहती है, लेकिन सरकार किसी को नहीं बचाती। सरकार हमेशा कोर्ट ने इस बारे में फटकार लगाई है। अधिकारियों कोर्ट में या तो एविडेंस सही नहीं हुआ कि पिछली कांग्रेस सरकार में पनपा रखे थे और उन्होंने पूरे राजस्थान में एक ही पार्टी को ऊपर ठेका दे रखा था और उसके कारण से वो सब जगह व्यवस्था चरमरा गई थी। उनके ठेकेदार के आदमी और वहाँ लूट मचा रखी थी। जितनी रॉयल्टी लगनी चाहिए उससे 10 गुना पैसा जनता से वसूल किया जा रहा था। वर्ष बनाम 11 वर्ष, इन 11 वर्षों का एक ऐतिहासिक कालखंड, जिसमें एक छोटे से कालखंड के अंदर देश में हर वर्ग के लिए, जैसा आपने बताया कि आज़ादी के बाद से एक एम्स था, अटल जी के समय 6 बने, एक फिर बना यूपीए सरकार में 8 एम्स
और 8 एम्स से आज 23 एम्स बने हैं। हर साल IIT और IIM खुलता है, हर 7 दिन में यूनिवर्सिटी खुलती है, हर दिन में 2 डिग्री कॉलेज भारत सरकार खोलती है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाता है। और रेलवे के सेक्टर में हम लोग देखें तो दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, चाहे अमृत स्टेशन हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, जो 13-14 में जो बजट था उसका लगभग 10 गुना बजट इस 24-25 के बजट में इस देश की जनता ने देखा है। हम हाईवे में देखें, एक ऐतिहासिक काम पूरे देश भर में हुआ है, जिसका उदाहरण यहाँ चित्तौड़ में रेलवे और हाईवे के क्षेत्र में हम लोगों ने हाईवे 6 लेन बनते हुए भी देखा है। और विद्युतीकरण, दोहरीकरण और न्यू रेलवे लाइन और अमृत स्टेशन, ये सारे काम यहाँ भी हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे देश दुनिया में है। आतंकवादियों ने घुसकर मारा, हमारी सेना ने उनके आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तनाबूद किया और 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हमने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, तो मैटरनिटी लीव जो 12 हफ्ते था 26 हफ्ते हो गया है। आज पहली बार सैनिक स्कूलों में बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। आज मातृत्व वंदन योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, एक योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने, जहां पुरुष और महिलाओं का अंतर रेशो कम था, महिला बच्चियां कम थी, बच्चे ज्यादा थे, लेकिन 11 सालों में इस योजना ने, उस योजना में आज हमारी बच्चियां ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। ये सिर्फ एक योजना का जीता जागता उदाहरण इस देश की जनता ने देखा है। मैं आपके बीच में इतना ही कहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज दुनिया को लीड भारत कर रहा है। जहां खाद्यान्न का संकट था, आज खाद्यान्न उत्पादन में भारत दुनिया का सिरमौर बना है। डेयरी प्रोडक्शन में दुनिया का सिरमौर भारत बना है। सोलर एनर्जी में दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। मोबाइल प्रोडक्शन में दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। योग में दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। और अनेक ऐसे सेक्टर हैं। आज 2013-14 में जो कृषि बजट था, आज की तारीख में 5 गुना कृषि बजट आज देश का है। देश की जनता ने पहली बार देखा है कि 14 करोड़ लोगों को शौचालय मिले हैं, 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के अथनी के बाहर हुई भीषण सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 कारों और एक बड़े ट्रक की टक्कर में महाराष्ट्र के 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, जहां उन्होंने बजरी माफियाओं को प्रदेश के लिए बड़ा संकट बताया और चिरंजीवी योजना में कटौती पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन की नाकामी और गुंडों को मिली छूट पर भी चिंता जताई। तो वहीं गहलोत ने मुख्यमंत्री को विपक्ष की आवाज सुनने और आम जनता की सेवा करने की सलाह दी है। उसके बाद में जो हालात बने आपके साथ, तो गाँव में स्थिति यही पूरे राजस्थान के अंदर हमारे वक्त में खाली घोषणा नहीं हुई थी, बल्कि काम इम्प्लीमेंट भी हो गए थे। सबसे बड़ी खूबी उस सरकार ये थी, घोषणाएं हुई, काम इम्प्लीमेंट हो गए, ऑर्डर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए। उसके बाद में जो इसकी बताई गई है वो तमाम योजनाओं को बंद करने की तो क्या है, जिसमें ये हमारी हेल्थ की स्कीम थी, वो घर घर में आप बताइए कि कितना लोगों को तकलीफ होती है। बीमार कोई भी हो सकता है, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ था। उसको इतना कमज़ोर कर दिया। कागजा में तो वो स्कीम है आज भी 25 लाख की। वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जनता को भ्रम हो गया कि वो 5 लाख तक पहुँच गई, 25 नहीं पहुँची, 25 तक कागजों में है। पर असली रूप में जो टेम्पो बना हुआ था, कॉन्फिडेंस से जाके मरीज बात करता डॉक्टरों से और उनको इलाज करना पड़ता था, उसमें कमियाँ आ गई हैं। प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल, उससे लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अगर सहयोग करेंगे, एहसास करवाएंगे कि स्कीमें है कागजों में, और पता नहीं क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो पा रही, पता नहीं।
RTH जो सरकारी कर्मचारी इसकी मनाही थी हमने। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम बोला से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि 2 किसानों के जमीन विवाद को सुलझाने राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। नापजोक के बाद समझाइश दी गई, लेकिन टीम के रवाना होते ही विवाद भड़क उठा और मौके पर ही लाठियां पत्थर चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल धार रेफर किया गया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले की जांच लगातार जारी है। खबर असम के डिब्रूगढ़ शहर से है, जहां डिब्रूगढ़ में अष्टयाम हरि कीर्तन के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि विश्व शांति की कामना के साथ डिब्रूगढ़ शहर की ग्राहम बाजार अंचल में युवा सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय अष्टयाम हरि कीर्तन के भव्य समापन के बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। भीषण गर्मी के बाद भी इस शोभा यात्रा में महिला, पुरुष व बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और सभी भक्तिमय भजनों पर नाचते गाते हुए शहर के प्रधान मार्गों से गुजरे। इस दौरान धर्मपरायण लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों को शीतल पेयजल पिलाया। शोभा यात्रा शहर के कचहरी घाट पहुंची, जहां अष्टयाम हरि कीर्तन में स्थापित भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला, पुरुष व बच्चों ने सभी ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने कार्यों का निर्वाह किया। वहीं युवा सेवा समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने इस कार्यक्रम में सहयोगिता प्रदान करने वाले सभी धर्मपरायण लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।